आइए बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेट्स ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-2017 और ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सभी बच्चे इसका इंतजार कर रहे होते हैं कि सर रेट ऑफ टैक्स कब बताएंगे। तो आज वो टाइम आ गया है कि जब हम आपको असेसमेंट ईयर 16-17 के रेट ऑफ टैक्स बताएंगे। ठीक है सर, हम तैयार हैं बेटे। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं, हमने प्लान तो किया था कि हम दूसरी बुक से पढ़ेंगे, लेकिन वो बुक मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हो पाई है, तो हमें अपना बुक जो है वो चेंज करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, आगे से हम लोग जो भी स्टडी करेंगे वो हम लोग एज पर बुक ऑफ डॉक्टर गिरीश आहूजा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपके सामने है। हम लोग बेटे अब यूज करेंगे इनकम टैक्स में सिंप्लीफाइड अप्रोच टू इनकम टैक्स बाय डॉक्टर गिरीश आहूजा। ठीक है, और सभी बच्चे अब इसी बुक को मेरे साथ साथ फॉलो करेंगे। अगर आपके पास दूसरी बुक है तो बेटे आप इसको देख करके अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि लॉ जो है वो हर एक बुक में सेम होता है। ठीक है सर, आइए तो मेरे साथ साथ हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए जी, हमारा आज का टॉपिक है इनकम टैक्स में रेट्स ऑफ टैक्स। बेटे रेट ऑफ टैक्स आपको दो जगह दिए रहते हैं। नंबर वन, अंडर द फाइनेंस एक्ट। कुछ रेट ऑफ टैक्स तो हमें दिए जाते हैं अंडर द फाइनेंस एक्ट, और जो हमारे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स होते हैं, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स वो हमें दिए होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो हम आपको क्या क्या बताएंगे, एक तो हम आपको बताएंगे रेट ऑफ टैक्स अंडर द फाइनेंस एक्ट, वो कौन से हैं, एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर, और दूसरा हम आपको बताएंगे कि स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कौन से हैं। ठीक है सर, तो रेट ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन नंबर वन, काइंड्स ऑफ पर्सन, एंड नंबर टू, काइंड ऑफ इनकम। तो काइंड ऑफ पर्सन के लिए तो हमारे पास फाइनेंस एक्ट के रेट लगते हैं, और काइंड्स ऑफ इनकम के लिए हमारे को स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को देखना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ स्पेशल इनकम्स के ऊपर ही ये टैक्स लगता है। ठीक है, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। रेट ऑफ टैक्स, हम बात करेंगे इंडिविजुअल की, एचयूएफ की। ये दोनों हमारे कोर्स का पार्ट हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ। साथ ही साथ हम बीओआई और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की भी बात कर लेंगे।
तो ये रेट ऑफ टैक्स मैं आपके साथ पहले जो डिस्कस करने जा रहा हूं ये दिए गए हैं अंडर द फाइनेंस एक्ट। तो लिखेंगे स्लैब ए। हमारे यहां पर इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब रेट ऑफ टैक्स लगता है, ठीक है। और हमारे पास इंडिविजुअल के 3 डिफरेंट स्लैब्स होते हैं, तो मैं पहले स्लैब नंबर ए की बात करूंगा। ये स्लैब ए एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। अभी बच्चों को हमने ये पढ़ाया नहीं है कि हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, इसलिए बच्चे परेशान ना हो कि सर ये भी बताया नहीं है। तो ये अगला चैप्टर हमारे पास आएगा। तो एक तो उस इंडिविजुअल पर लगेगा ये स्लैब जो कि रेजिडेंट इन इंडिया हो, एज लेस देन 60 इयर्स, या फिर ऐसा इंडिविजुअल जो कि नॉन रेजिडेंट हो उस पर भी लगेगा। और नॉन रेजिडेंट के लिए कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं होगा, चाहे वो लेस देन 60 हो चाहे वो मोर देन 60 हो। और एचयूएफ के ऊपर भी यही रेट्स लगेंगे। एओपी और बीओआई इन दोनों पर भी यही रेट लगेंगे, एक्सेप्ट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं उनको छोड़ देंगे, एक्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यानी कि बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर यही रेट लगने वाला है। तो इसे सभी बच्चे मेरे साथ साथ ध्यान से सुनेंगे और यहां पर बच्चे समझ जाएंगे कि हमने इसका नाम स्लैब रेट क्यों रखा हुआ है। मैं इसे 2 तरीके से आपको बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने बीच में ये एक डिवाइडिंग लाइन डाल दी। ठीक है सर। मैं आपको पहले जरा बुक से रीड करवा देता हूं। बुक में ये कैटेगरी नंबर सी में डिफाइन किया गया, लेकिन मैं इसे सबसे पहले बता रहा हूं। तो जो हम स्लैब रेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो लगती है इंडिविजुअल पर, और इंडिविजुअल के साथ साथ एचयूएफ पर, एओपी बीओआई पर, और साथ साथ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर। अब सर यहां पर ये तो मेंशन नहीं है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो ये आप समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि देखिए जो पर्सन कम इनकम कमाता है उसके ऊपर लेसर टैक्स का बर्डन होना चाहिए, और जो हायर इनकम अर्न करता है उसके ऊपर हायर टैक्स का बर्डन होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम को स्लैब्स में डिवाइड करती है। अप टू ₹2,50,000 नील। इसका मतलब जिस पर्सन की इनकम 2,50,000 रुपीज तक हो उसे कोई टैक्स नहीं देना। फिर लिखा है 2,50,000 से अगर वो ज्यादा हो जाए और वो 5 लाख तक इनकम होगी तो पहले 250 की इनकम को बाहर कर दो। 250 के बाद जो इनकम है अप टू 5 लाख तक उस पे 10%। और अगर उसकी इनकम 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो जितनी 5 लाख से एक्स्ट्रा इनकम होगी अप टू 10 लाख उस पर 20% और अबव 10 लाख पर 30%। तो इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 टोटल गवर्नमेंट ने हमें कितनी स्लैब दी है, 4। गवर्नमेंट ने हमें 4 स्लैब दी। तो इसे मेरे साथ सभी बच्चे पहले नोट करेंगे। अप टू 2,50,000 नील। ये इनकम की हम स्लैब बता रहे हैं और ये हम उसका रेट ऑफ टैक्स बता रहे हैं। फिर
मोर देन 2,50,000 से लेकर अप टू 5 लाख रुपीस तक 10%, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख अप टू इन्फिनिटी जितना भी आप कमाएंगे उस पर 30%। यानी पहले एक स्लैब क्रॉस होगी, फिर दूसरी स्लैब क्रॉस होगी, फिर तीसरी स्लैब क्रॉस होगी, फिर आप फोर्थ स्लैब में आएंगे। ठीक है, यानी इसका मतलब अगर किसी की इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो पहले वो इस स्लैब को क्रॉस करेगा, फिर इसे क्रॉस करेगा, फिर इसे क्रॉस करेगा, फिर इसे क्रॉस करेगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, लेकिन इसे मैं एक दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहता हूं। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहले 2,50,000 फर्स्ट 2,50,000 की इनकम पर टैक्स कितना होगा? नील। अप टू 250 को मैंने लिख दिया पहले 2.5 लाख की इनकम पर नील, एक ही बात है ये। फिर 2.5 लाख से 5 लाख, तो इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे, नेक्स्ट 250 10%। अब बच्चे अगर देखें तो 5 लाख में से अगर मैं 2,50,000 माइनस करता हूं तो बीच में जो गैप आता है वो 250 का आता है। इसका मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो पहले 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं देना, उसके बाद अगले 2,50,000 तक आपको 10% का टैक्स देना होगा। ठीक है, इसी तरह से 5 लाख टू 10 लाख बताओ कितना? ये हो गया सर 5 लाख। 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स देना होगा 30%, और उसके ऊपर अबव दैट जो भी आपकी इनकम होगी, ओ सॉरी, ये 20% होगा और ये 30% होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका टैक्स निकलेगा, ये दोनों एक ही बात है। तो जो भी आपका टैक्स निकलेगा उसमें आपको जोड़ना होगा सरचार्ज, और सरचार्ज कितना होगा? तो बेटे सरचार्ज इस साल से गवर्नमेंट ने 12% कर दिया, जबकि ये पहले 10% होता था। ठीक है, और ये कब जुड़ता है? ये तब जुड़ता है इफ इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स के ऊपर और 12% का टैक्स आपको देना होगा। ठीक है, और ये 12% ऑफ इनकम टैक्स, जो भी आपका इनकम टैक्स आएगा उसका 12% आपको ये देना है। और फिर इसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि इन दोनों को जोड़ के, टैक्स और सरचार्ज को जोड़ के आपको 2% एजुकेशन सेस देना है और 1% सीनियर हायर एजुकेशन सेस देना है। इसका मतलब इन टोटल आपको 3% का सेस देना है। सेस बोलते हैं स्मॉल टैक्स। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि हम एग्रीकल्चरल मतलब सपोर्ट देना चाहते हैं फार्मर्स को, तो फिर एग्रीकल्चर का सेस लगा देती है। अभी गवर्नमेंट कह रही है हम पढ़ाना चाहते हैं लोगों को, पूरा हिंदुस्तान पढ़े, तो हमसे टैक्स ले रही है, फिर भी कहती है छोटा सा मार्जिनल टैक्स आप लोग दे सकते हैं। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे ले लीजिए। ठीक है, तो पहली स्लैब मैंने आपको कौन सी बताई? पहली मोस्ट कॉमन स्लैब रेट है जो कि अक्सर लोगों पर लगेगी। ठीक है सर, इसके बाद आती है हमारे पास स्लैब बी।
ये स्लैब लगेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, एज 60 years or more, but less than 80 years any time during the previous year। और क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 2015-16, तो 2015-16 प्रीवियस ईयर में अगर किसी की एज 60 हो जाए और या 60 को क्रॉस कर जाए लेकिन 80 से नीचे रहे, तो उन्हें गवर्नमेंट ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रखी है। इसीलिए मैंने वहां पर वर्ड यूज किया था पहले वाली स्लैब में कि रेजिडेंट हैं तो बिलो 60 होने चाहिए, और नॉन रेजिडेंट हैं तो किसी भी एज के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, रेजिडेंट को मिलती है। याद रखेंगे कि ये एडवांटेज नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अप टू 3 लाख। नॉर्मल पर्सन को अप टू 2,50,000 तक नील रेट दिया जाता है, लेकिन यहां पर हम देते हैं नील रेट 3 लाख की इनकम पर। उसके बाद अगर इनकम 3 लाख से ज्यादा हो जाए, अप टू 5 लाख, इस पे होगी 10%, और मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख 30%। ठीक है, अब इसको बताइए कि अगर मैं इसे ऑल्टरनेटिव तरीके से लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे। ऑल्टरनेटिवली इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा पहले फर्स्ट ₹3 लाख, कोई टैक्स नहीं। बताइए नेक्स्ट, नेक्स्ट कितनी इनकम हो गई सर, नेक्स्ट हो गई 3 लाख से 5 लाख 2 लाख रुपीस, 10%। नेक्स्ट 5 लाख रुपीस 20%, और उसके बाद जितनी भी बैलेंस इनकम बचेगी उस पर 30%। चलिए जी, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं बेटे कि पुराने वाली स्लैब में और इस वाली स्लैब में क्या डिफरेंस हो गया, क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या एडवांटेज दी गवर्नमेंट ने कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं, इसे हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन, तो ये स्लैब लग रही है एक ऐसे रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जो कि सीनियर सिटीजन है। वो कह रहा है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे लिए कोई एडवांटेज तो दीजिए। बताएं गवर्नमेंट ने क्या एडवांटेज दी, पुराने वाली स्लैब को कंपेयर करके मुझे बताइए। सर पुराने वाली स्लैब में पहले सिर्फ 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं था, 2,50,000 से 5 लाख तक 10% का टैक्स था, या 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अगले 2.5 लाख पर 10% था। तो गवर्नमेंट ने क्या एडवांटेज दी आपको सीनियर सिटीजन होने की? सर गवर्नमेंट ने इस वाली स्लैब में 50,000 इंक्रीज कर लिया, और वही 50,000 इस वाली स्लैब से कम कर लिया। इसका मतलब पहले जो मेरी एग्जेम्पशन पुराने वाली स्लैब में 2,50 की थी, अब यहां पर 3 लाख हो गई। बोलो, तो मेरी यहां पर 50,000 की स्लैब को बढ़ा दिया और यहां पर 50,000 की स्लैब को कम कर दिया। आगे से सब कुछ वही है।
ठीक है सर, धीरे धीरे सारी की सारी बातें आपको याद भी हो जाएंगी। इसके साथ साथ एक और स्लैब है, उसको बोलते हैं स्लैब सी। ये कौन है सर? तो बेटे आपको बता दें, अब है रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज सुपर सीनियर सिटीजन। बस ऐसे ही नाम दे दिया, सुपर सीनियर सिटीजन। इसका मतलब ये वाली स्लैब उस इंडिविजुअल के लिए है हु इज रेजिडेंट, जो कि रेजिडेंट भी हो और जिसकी एज 80 इयर्स या उससे अधिक हो गई है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी प्रीवियस ईयर में कभी भी अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल की एज 80 हो जाए या उसको क्रॉस कर जाए तो फिर उसे थोड़ी सी और ज्यादा एडवांटेज दी जाएगी। ठीक है, क्या एडवांटेज दी जाएगी सर? उसकी जो पहली 3 लाख की स्लैब है वो 3 लाख से बढ़कर हो जाएगी 5 लाख, अप टू ₹5 लाख नील। क्योंकि ये 5 लाख तक की इनकम पहली स्लैब में चली गई, इसलिए दूसरी वाली स्लैब हट जाएगी। अब 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम लेकिन 10 लाख रुपए तक, इस पर लगेगा 20%। यानी ये वाली स्लैब एज इट इज हर किसी में है और मोर देन 10 लाख के ऊपर वही 30%। ठीक है, इसी को हम ऑल्टरनेटिवली कैसे लिख देंगे? इसी को सर हम ऑल्टरनेटिव लिख देंगे कि पहले 5 लाख तक नील, पहले 5 लाख तक कोई इंडेक्स नहीं, अगले 5 लाख पर सीधा 20%। सर इसका 10% का स्लैब कहां गया? इसके 10% का स्लैब हटा दिया, यही तो एडवांटेज दी गई। और उसके बाद नेक्स्ट एनी इनकम जो बचेगी अबव दैट, उस पर 30%। इसके केस में भी हम पहले सरचार्ज को ऐड करेंगे अगर इसकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है तो, और इस केस में भी हम सरचार्ज को ऐड करते हैं अगर टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ हो तो, और फिर प्लस वही 3% का 2 + 1 3% का सेस, और इसमें भी सेम 3% का सेस लगेगा। यानी सरचार्ज और सेस ये हर किसी को लगता है। ठीक है जी, बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आई। ठीक है, अब मुझे बताइए, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट? ये है हमारी बुक का पेज नंबर है 5। दिस इज पेज नंबर 5। और पेज नंबर 5 पे अब आप मेरे साथ एक छोटी सी बात का आंसर दे सकते हैं, व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स? तो बुक ने कहा है कि असेसमेंट ईयर 16-17 में व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स? तो कोई भी इंडिविजुअल अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया है जिसकी एज 80 इयर्स या उससे अधिक है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बताइए सर ये स्लैब सी है और स्लैब सी में पहला वाला जो स्लैब था वो था अप टू ₹5 लाख, यानी इनकी मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट हो गई 5 लाख। इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया एज 60 इयर्स, तो इनकी
फर्स्ट वाली स्लैब रेट जो थी जिसपे नील रेट ऑफ टैक्स था वो थी 3 लाख। और बाकी जितने भी बच गए, कौन कौन से बच गए? बाकी बच गए एनी अदर इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट हैं तो एज लेस देन 60 इयर्स हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हैं तो उनकी एज कुछ भी हो, चाहे 60 हो या 60 से ज्यादा हो, उन सब के लिए 250। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी सेम स्लैब रेट है 250। एओपी बीओआई में अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ देंगे तो 250। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए 250। और बाकी जितने भी काइंड ऑफ पर्सन बच गए हैं उनकी कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है। अच्छा, बुक आपको याद दिला रही है कि बेटे अगर आप इंडिविजुअल हैं और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी एज चाहे कुछ भी हो, एग्जेम्पशन लिमिट 250 ही मिलेगी, 3 लाख या 5 लाख नहीं मिलेगी। यानी यह 3 लाख या 5 लाख की जो एडवांटेज है वो केवल किन के लिए है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है। चलिए जी, यहां तक की बात मेरे साथ सभी बच्चों ने समझ ली, और मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा। हेडिंग डालेंगे रेट्स ऑफ टैक्स। मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3। और मैंने आपको रेट्स बताए हैं नील, 10%, 20% और 30%। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया पहला, इसमें सभी लोग आ गए थे। अब मैं दूसरे पेज पे लेता हूं, इसमें ना स्पेस हमने कम छोड़ा, सॉरी। लिखेंगे रेट्स ऑफ टैक्स। हमने आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं। तो पहली कैटेगरी में था रेजिडेंट, एज एज लेस देन 60 प्लस नॉन रेजिडेंट, चाहे कोई भी एज हो, 60 से ज्यादा हो, कुछ भी हो, प्लस एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। दूसरा था रेजिडेंट, एज ग्रेटर देन 60 बट अप टू 80। और तीसरा था रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज मोर देन 60। ये भी इंडिविजुअल के लिए था। इसमें मैंने आपको एक तो रेट बताया नील, एक मैंने बताया 10%, एक मैंने बताया 20% और एक मैंने बताया 30%। बताइए जी, अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कितने इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना? सर, अप टू ₹2,50,000 कोई टैक्स नहीं। उसके बाद जैसे ही इनकम 250 को क्रॉस करेगी, अगले 5 लाख तक की इनकम पर 10%, फिर जैसे ही इनकम 5 लाख को क्रॉस करेगी अप टू 10 लाख तक 20%, और अबव 10 लाख जो भी इनकम होगी 30%। ठीक है सर। अगर आपकी इनकम, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और एज 60 को क्रॉस कर जाते हैं तो हमने इसे नाम दिया था सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए ये स्लैब रेट 250 से बढ़कर के हो जाएगी 3 लाख, और ये सेकंड स्लैब हो जाएगी मोर देन 3 लाख अप टू ₹5 लाख, और बाकी की दोनों स्लैब सेम।
तो बेटे ये वाली स्लैब रेट तो सेम है, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक की, और इसी तरह से अबव 10 लाख वाली ये भी सेम है। और अगर एज 60 को क्रॉस कर जाएगी, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, तो फिर ये वाली कैटेगरी ये बढ़ के हो जाएगी 5 लाख और ये हट जाएगी, और उसके बाद बाकी आपकी सेम है, ग्रेटर देन 5 लाख अप टू 10 लाख और अबव 10 लाख। और फिर इन सभी केसेस में अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ होगी, तो ये जो भी टैक्स निकलेगा उसमें 12% का सरचार्ज वो ऐड हो जाएगा, और फिर ये टैक्स और सरचार्ज दोनों ऐड करने के बाद आपको इस पर 2% एजुकेशन सेस और 1% सीनियर हायर एजुकेशन सेस ये जोड़ना है। सरचार्ज का अमाउंट टैक्स पर कैलकुलेट होगा और सेस का अमाउंट टैक्स और सरचार्ज के अमाउंट को जोड़कर उस पर कैलकुलेट होगा, और ये फाइनल आपका टैक्स पेबल होगा। और इस टैक्स पेबल को हम राउंड ऑफ टू मल्टीपल ऑफ 10 रुपी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक बात है? ठीक है सर। तो अब आपको हमने ये बताना है कि गवर्नमेंट ने छोटे टैक्स पेयर्स को कुछ एडवांटेज भी दिए है, लेकिन हम उससे पहले क्यों ना आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दें। बोलिए सर, अगर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कैलकुलेट amount of tax if income of R is rupees 12 lakh 40,000 rupees। हमने कहा कि आपको आर की इनकम बता दी 12,40,000 और 3 केस हमने आपको बता दिए। केस नंबर 1, तो पहले केस में ले लेते हैं आर इज रेजिडेंट हुज एज इज लेट अस सपोज 34 इयर्स। सेकंड केस में आर इज रेजिडेंट एज 64 इयर्स, और थर्ड केस में आर इज रेजिडेंट एज इज 84 years during the previous year 2015-2016। आइए जी कंप्यूट करना शुरू करें। सर पहले ले लेते हैं केस 1। आर रेजिडेंट है और एज उसकी 34 इयर्स है, यानी उसके ऊपर सबसे पहले वाला स्लैब काउंट होगा। ठीक है, पहले वाला स्लैब रेट जो आपके बुक का केस नंबर सी है, और हमारे लिखवाने के हिसाब से वो हमने आपको स्लैब नंबर ए लिखवाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे अप टू 250 नील, तो हम लिखेंगे सबसे पहले अप टू रुपीज 2,50,000। रेट ऑफ टैक्स है नील। ठीक है, उसके बाद
2.5 लाख से 5 लाख तक, तो ये इनकम बन गई 250। तो हम यहां लिखेंगे नेक्स्ट 250, 10%, तो 250 का 10% 25,000। स्लैब से काम होगा, ठीक है। उसके बाद मेरी अगली स्लैब आएगी 5 लाख टू 10 लाख, तो ये बन गई सर 5 लाख रुपीस, 20%, 1 लाख। और अबव दैट तो 12,40,000 में से 10 लाख रुपए माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 2,40,000, और इस पे टैक्स लगेगा 30%। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 1 कैरी 72,000, 5 and 2 7, 7 and 2 9, 197। और क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, इसलिए कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर ऐड कर देंगे सेस। तो हम ना सीधा दोनों मिला के भी लगा देते हैं, तो दोनों को ऐड करके हम लोग सेस लगाएंगे, और हमारा सेस हो जाएगा 3%। तो 1,97,000 इंटू 3%, 5,910। तो ये हो जाएगा 0 1 9 7 एंड 5 12, 1 कैरी 0, 2,02,910। और क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 10 रुपी है, तो ये हमारा टैक्स पेबल बन जाएगा, फाइनल टैक्स पेबल। ठीक है सर। अब निकालेंगे अगर एज होगी 64, तो कैसे करना है। तो केस 2, इफ रेजिडेंट एज इज 64 ईयर्स, तो सिंस एज इज मोर देन 60 ईयर्स, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर कौन सी स्लैब रेट अप्लाई होगी। अब 250 की जगह पहला 50,000 इंक्रीज करके हो जाएगा 3 लाख रुपीस। इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 लाख रुपीस। उसके बाद दूसरी स्लैब में से 50,000 कम कर दिए गवर्नमेंट ने, ये हो गया 10%, 20,000। तो अभी सिर्फ 5 लाख की इनकम हुई है। उसके बाद तीसरा स्लैब है मेरे पास 5 लाख, इस पर 20%। ओ ये तो सर नील था, सॉरी ये नील था, दिस इज नील। और फिर जो बैलेंस बच गई 2,40,000, उस पर 30%, 72,000। तो ये हो गया 1,92,000। और 192 में फिर हमारे पास कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि टोटल इनकम इज लेस देन 1 करोड़। तो इसीलिए इसमें हम लोग ले लेंगे सीधा एड सेस एट द रेट ऑफ 3%, 2% का एजुकेशन सेस, 1% का सीनियर एंड हायर एजुकेशन सेस, 3%। 1,92,000 का 3%, 5,760, 067197760, ये हमारा हो जाएगा टैक्स पेबल। इसी तरह से अब फटाफट निकाल के दिखाइए केस नंबर 3। रेजिडेंट है,
एज मोर देन 60 years, 80 years, 84 years, तो इस केस में पहली स्लैब 5 लाख रुपए की होगी, 5 लाख, जिस पर टैक्स का रेट होगा नील, तो कोई टैक्स नहीं होगा। तो ये दूसरी स्लैब हट जाती है। फिर तीसरी वाली स्लैब 5 लाख टू 10 लाख वो यहां पर रहेगी, जिस पर सीधा टैक्स लगेगा 20%, 1 लाख। और बैलेंस जो आपकी इनकम बच गई 2,40,000, उस पर लगेगा 30%। तो टोटल ये आपका टैक्स हो गया 1,72,000। सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, इस पर सेस कंप्यूट होगा 3%, 5,160, 06177, this will become your tax payable। ठीक हो गया सर। आइए जी, अब गवर्नमेंट ने एक छोटे टैक्स पेयर्स को राहत दी। जैसे बड़े टैक्स पेयर के ऊपर 12% का सरचार्ज डाला हुआ है, ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर्स को गवर्नमेंट ने छूट दी, रिबेट, अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। पढ़िए जी क्या लिखा है। आपकी बुक का पेज नंबर 6 है, यहां लिखा है कि विद अ व्यू टू प्रोवाइड टैक्स रिलीफ, इसका मतलब टैक्स में कुछ रिलीफ देने के लिए। किसको? इंडिविजुअल को। यानी कि ये रिलीफ मुझे बताइए, क्या एचयूएफ को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या ये रिलीफ एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, किसी और कैटेगरी ऑफ पर्सन को मिलेगा? नहीं। तो यानी ये रिलीफ केवल और केवल इंडिविजुअल के लिए है। ऐसे इंडिविजुअल जिन्हें गवर्नमेंट कह रही है कि आपकी लोअर इनकम चल रही है, उन्हें मिलेगा। ठीक है। तो क्या कहा है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा देखो, अगर एसएससी कौन है? इंडिविजुअल, और ये बेनिफिट मिलेगा किसको? रेजिडेंट को। तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट इज नॉट गिवन दिस बेनिफिट। तो नॉन रेजिडेंट को हम ये बेनिफिट नहीं दे रहे, केवल रेजिडेंट को ये बेनिफिट देंगे। रेजिडेंट भी कौन सा? इंडिविजुअल, जिसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। तो ऐसा इंडिविजुअल रेजिडेंट जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, यानी वो 10% की ब्रैकेट के अंदर ही हो सकता है। क्वांटम ऑफ रिबेट, तो कितनी रिबेट मिलेगी? तो रिबेट मिलेगी आपको, जो भी आपका टैक्स पेबल बनेगा, या ₹2,000 विच एवर इज लेस। जो भी आपका टैक्स बनेगा वो पूरा माफ कर देंगे, या फिर ₹2,000 की रिबेट मिलेगी, जो भी दोनों में से कम हो। अगले असेसमेंट ईयर में ये 2,000 की लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 5,000। तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में ये 2,000 बढ़ा के गवर्नमेंट ने 5,000 कर दिया। अब बेटे मेरे पास 3 कैटेगरीज थी। एक तो थी नॉर्मल वाली कैटेगरी। तो नॉर्मल वाली कैटेगरी में ये बेनिफिट सिर्फ किसको मिल रहा है? रेजिडेंट को मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। सीनियर सिटीजन जो थे उन्हें ये बेनिफिट मिलेगा, 87A उन्हें मिलेगा। और जो रेजिडेंट हैं जिनकी एज, ओहो ये तो हमने यहां गलत लिख रखा है, यहां पर होनी चाहिए एज 80 इयर्स, सॉरी, सुपर सीनियर
सिटीजन, तो सुपर सीनियर सिटीजन को भी ये बेनिफिट मिलता, लेकिन उसकी स्लैब रेट ही कितनी है, 5 लाख। उसका टैक्स ही कब बनेगा, जब वो 5 लाख की इनकम को क्रॉस करेगा। तो यानी कि इसे 87A में बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक हो गया सर, ये बात हमने समझ ली। अब हमारी बुक में बेटे एक इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 7 पे, और इसमें लिखा है टोटल इनकम ऑफ आर एज 46 years फॉर द प्रीवियस ईयर इज 4,94,900। यानी इसकी इनकम लेस देन 5 लाख है, और ये आर एक इंडिविजुअल है। कंप्यूट टैक्स पेबल बाय हिम फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। अब यहां पर क्वेश्चन को बताना चाहिए था कि वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉन, तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे दैट ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि 3 कंडीशन थी, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है सर, अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि इसकी एज 46 इयर्स है, तो पहले 2,50,000 पर उसे कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लैब रेट आती है 250 से 5 लाख, तो उस स्लैब में इसकी इनकम 2,44,900 बच गई। बच्चे कह रहे सर ये कैसे आई होगी, 4,94,900 की इनकम है, जिसमें से पुरानी स्लैब कितनी थी, 250। अगर वो माइनस कर दूं तो स्लैब बच गई 2,44,900। तो 2,44,900 पर 10%, तो ये बन गया 24,490 रुपीज। अब इसे रिबेट दी जाएगी, पहले रिबेट दी जाएगी 87,800। रिबेट कितनी होती है, 100% ऑफ टैक्स या फिर 2,000, विच एवर इज लेस। तो सर 100% ऑफ टैक्स तो हो गया 24,490, या फिर 2,000। बताओ दोनों में से क्या लेस है, 2,000 लेस है, तो वो माइनस कर दिया, इसका टैक्स निकल के आया 22,490। फिर इस पर 3% का सेस लगा दिया, और आपका ये टोटल टैक्स निकल के आ गया 23,164.70। ठीक है, तो जब भी डेसिमल आए तो पहले तो डेसिमल को इग्नोर कर दो, और क्योंकि यहां पर 4 है तो ये लोअर 10 रुपी हो जाएगा, तो 23,160 ये राउंडेड ऑफ हो गया। ठीक है, चलिए बेटे ये 1.4 हमने कर दिया, 1.5 होमवर्क हो गया, और 1.5 के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं वो भी आपके पास होमवर्क हो गए। मतलब 1.6 भी आपको हमने होमवर्क में दे दिया है, और फिर नेक्स्ट पेज पे 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स भी आपके पास होमवर्क में जाएंगी। प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3, 4, ये सब आपने होमवर्क में करनी है। ठीक है सर, आइए जी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और ये सभी के लिए एप्लीकेबल होंगे, एप्लीकेबल फॉर एवरी काइंड ऑफ असेसी। जबकि मैंने अभी आपके साथ
फाइनेंस एक्ट में जो डिस्कस किए थे रेट्स, वो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के डिस्कस किए थे, और ये जो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ये कोई भी असेसी क्यों ना हो, सभी के लिए ये रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है। तो दो तरह की इनकम हमारे इनकम टैक्स एक्ट में ही रेट दिए हुए हैं। पहली तो कहलाती है हमारे पास कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम में आती है इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, इनकम फ्रॉम बैटिंग, गैम्बलिंग है, बैटिंग है, लॉटरी और हॉर्स रेस है, और इसके साथ साथ हमारे पास टीवी शोज, कौन बनेगा करोड़पति एटसेट्रा, ये सारा, इन सब के अंदर फ्लैट 30% रेट से ये टैक्स होती है। ठीक है, और नो एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ विनिंग्स। यानी जितना भी अमाउंट जीतोगे बिना कुछ घटाए हुए, उस पर सीधा 30% प्लस एजुकेशन सेस। ठीक है सर। दूसरी कौन सी इनकम हो गई? तो दूसरी हमारे पास इनकम होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। जब हम इनकम कंप्यूट करेंगे तो हमारी इनकम में 4 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स होते हैं, जिसमें से फोर्थ हेड कहलाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। इसमें दो तरह के कैपिटल गेन्स होते हैं। पहले तो कहलाते हैं लॉन्ग टर्म और दूसरे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होता है अगर हम किसी एसेट को 36 मंथ्स के बाद सेल करते हैं। ये शेयर्स के केस में या सिक्योरिटीज के केस में 36 मंथ की जगह 12 मंथ से रिप्लेस हो जाता है। और दूसरी होती है ऐसी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ या 12 मंथ इन द केस ऑफ सिक्योरिटीज। इसमें हमारे पास अगर हमने शेयर्स को सेल किया हो थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, हमारे देश में जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपने शेयर्स को सेल किया है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 38 एग्जेम्प्ट होता है, टैक्स ही नहीं होगा। ठीक है। और अगर कोई और एसेट हमने सेल किया है तो सेक्शन 112 कहता है कि इसे फ्लैट रेट ऑफ 20% पर टैक्स करते हैं। अभी आपने कैपिटल गेन का चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी इसे लिख के रख लो। कभी कभी ना क्वेश्चन करेंगे तो इनका कहीं ना कहीं पर यूज कर लेता है ऑथर, तो फिर आपको जब हम वहां पर बताएंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, स्टॉक एक्सचेंज से हो रहा है शेयर्स वगैरह का, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर कोई और एसेट होगा तो तब आपको दिखा देंगे कि 20% पर टैक्स होगा। अगर ये शॉर्ट टर्म है, तो अगर ये शॉर्ट टर्म है और ये अगर फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, फर्क क्या है कि ये लॉन्ग टर्म है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म है, शेयर के केस में 12 मंथ से पहले ही आपने बेच दिया था, तो हमारे पास सेक्शन 111 ए लगता है, जो कि कहता है कि इस पे 15% टैक्स लगेगा।
और इसको छोड़ करके अगर कोई आपके पास और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचेगा तो वो मेरे पास नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स होगा। और नॉर्मल स्लैब रेट वही है जो हमने अभी आपके साथ पहले भी डिस्कस किए थे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में। ठीक हो गया सर। आइए जी, पर्सन में इंडिविजुअल को हमने कवर कर लिया, एचयूएफ को हमने कवर कर लिया। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास पार्टनरशिप फर्म, फिर हमारे पास कैटेगरी आती थी कंपनी, फिर हमारे पास कैटेगरी आती थी एओपी बीओआई, फिर हमारे पास आती थी लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो पहले हम इसमें से बच गए जो उनकी बात कर लें। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये बहुत ही सिंपल होती है फर्म। फर्म के केस में आपको जितनी भी इनकम होगी टोटल इनकम पर 30%, इसका मतलब सिंगल रेट ऑफ टैक्स। अगर कोई कहे कि सर मेरी पार्टनरशिप फर्म है और मैंने 40 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है, तो मैं कहूंगा 40 लाख का 30% 12 लाख रुपए का टैक्स होगा। कोई स्लैब रेट नहीं है, कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। बाकी इसकी डिटेल की डिस्कशन हम लोग जब पार्टनरशिप फर्म का टैक्स निकालेंगे, बाद में चैप्टर आएगा, लास्ट में जाके वहां सिखाएंगे। सरचार्ज कितना होगा? 12%। इन केस टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। सर ये सरचार्ज तो इंडिविजुअल में भी था, तो हाँ ये यहां पर भी एप्लीकेबल है। सर वहां रिबेट थी, यहां कोई रिबेट नहीं है। सर क्या सेस लगेगा? सेस हर किसी को लगता है, और सेस हमेशा टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को जोड़ करके फिर लगाया जाता है। ठीक है। अब एक मार्जिनल रिलीफ होता है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाए उन्हें कुछ केसेस में मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है, तो इसे हम एप्रोप्रिएट स्टेज पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। हमने पार्टनरशिप फर्म भी सीख लिया। अब हमारे पास एक छोटी सी चीज बच गई, कंपनी। फर्म के लिए कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है और रेट ऑफ टैक्स सीधा 30% होगा, फ्लैट रेट ऑफ 30% प्लस सरचार्ज 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, और फिर प्लस 3% ऑफ सेस। अब हमारी बुक ने कहा कि कंपनी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आपकी बुक ने कहीं पर भी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम आपको कंपनी भी बता देते हैं, वैसे हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बच्चे कह रहे सर फिर बताना क्या? अरे मैंने कहा क्योंकि आसान है इसलिए बता देता हूं। कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले तो हैं डोमेस्टिक कंपनीज, और फिर हैं हमारे पास फॉरेन कंपनीज। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि डोमेस्टिक कंपनी हुई तो इसे फ्लैट 30% रेट ऑफ टैक्स लगेगा, नो एग्जेम्पशन लिमिट, जैसे कि पार्टनरशिप में था। और अगर ये फॉरेन कंपनी है तो इसे हम परेशान करेंगे, इसे हम 40% टैक्स लेंगे। ठीक है। सरचार्ज, गवर्नमेंट कहती है अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, तो फिर इन्हें सरचार्ज देना होगा 7%। और अगर इनकी टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़ है, सर ये 10 करोड़ था, अगर इनकी टोटल इनकम मोर देन 10 करोड़ हो गई तो फिर इन्हें सरचार्ज देना है 12%। और
फॉरेन कंपनी की अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 10 करोड़ तक है तो इन्हें सरचार्ज देना है 2% और यहां पर देना है 5%। इनसे सरचार्ज इसलिए कम लिया जाता है क्योंकि इनका नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ही ज्यादा है। फिर फॉरेन कंपनीज कहती है हम आपकी कंट्री में आके क्यों बिजनेस करें, सारा पैसा तो आप ही ले लेते हो हमारे से। तो गवर्नमेंट इन्हें कहती है कि चलो आपका पहले तो सरचार्ज कम कर देते हैं। ठीक है बेटे, तो ये हमने आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। उसमें थोड़े से क्वेश्चंस हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स के, बहुत इजी हैं। आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। आज इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।